नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पिछले 10 दिनों से लगातार हमारे विमानों को धमकियां दी जा रही, कभी 50 विमानों में बम होने की धमकी, कभी 30 विमानों में बम होने की धमकी, कभी 28 विमानों में बम होने की धमकी। यह धमकियों का सिलसिला लगातार चल रहा है और इस सिलसिले से जो पिछले 9 दिन से सिलसिला चला है, जहाज जिहाद का भी इसे नाम दिया गया। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पिछले 9 दिनों में 250 विमानों को धमकी दी गई और 250 विमानों को धमकी देने का मतलब है कि तकरीबन जो इकोनॉमी है, जो एयरलाइंस की जो इकोनॉमी है, उसे तकरीबन 600 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। सरकार लगातार इस पर काम कर रही है, ढूंढने की कोशिश कर रही है आखिर किन लोगों की तरफ से यह धमकियां दी गई हैं। क्योंकि 1999 की अगर मैं बात करूं तो IC-81 हमारा एक विमान हाईजैक हुआ था। हालांकि काठमांडू में हमारे एक एजेंट ने वहां के एयरपोर्ट को जानकारी दी थी, लेकिन जब तक वो जानकारी दी गई और उस पर काम किया गया तब तक वो फ्लाइट उड़ चुकी थी। इसी वजह से हम हर एक धमकी को सीरियस लेते हैं, किसी भी धमकी को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि उस मांडवाली में जो आतंकवादी छोड़े गए थे उनमें से एक आज तक हिंदुस्तान को तंग करता है। तो क्या कुछ पूरी कहानी है इसके पीछे? क्या फेसबुक पर लिख देने से सिर्फ वो मस्ती मजाक कर रहे हैं लोग, कोई असामाजिक तत्व है, या फिर पाकिस्तान की तरफ से ये प्रायोजित तरीके से कोई साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ रची गई है? इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। असल हकीकत है क्या? क्यों ये धमकियां लगातार चल रही हैं? नहीं, सबसे पहले इन धमकियों की शुरुआत तब हुई जब कनाडा के साथ हमारे रिश्ते में थोड़ी सी खटास आनी शुरू हो गई जी। शुरुआत वहां से हुई है। आपको याद होगा दर्शकों को भी कि 1985 में एक कनिष्क एयरलाइंस था, हाँ। जो कि कनाडा से चल के दिल्ली के लिए उड़ान भरा, हाँ। और फिर क्या हुआ कि अचानक बीच रास्ते में धमाके में उसे उड़ा दिया गया और विमान में सवार सभी 250 के करीब लोग मारे गए। उनमें से 20 भारतीय थे और ज्यादातर कनाडा के नागरिक थे। आरोप यह था कि खालिस्तानियों ने उस विमान में जो कनिष्क था वहां पे उसे विस्फोट कर उड़ाया था। और आज भी बहुत सारे आतंकी ऐसे हैं जो कि कनाडा में हैं, जिन्होंने उस वक्त तो बाकायदा उन्होंने एक्सेप्ट किया था, जिम्मेदारी ली थी कि हमने वो विमान में जो धमाके से जो कनिष्क कांड जो हुआ था उसमें हम शामिल हैं। उसी में से एक रिपुदमन सिंह हाल ही में मारा गया और रिपुदमन सिंह के जो पकड़े गए, जो हत्यारे पकड़े गए हाल में कनाडा में ही, उन्होंने कहा कि खालिस्तानियों में आपस में पैसे को लेकर कुछ विवाद चल रहा है और उसी वजह से खालिस्तानियों ने ही रिपुदमन सिंह की हत्या करवा दी, क्योंकि बहुत सारा पैसा वो अपने पास लेके बैठे हुए थे, जो खालिस्तान आंदोलन का पैसा था। और इसी तरह पन्नू के बारे में भी आरोप लगता रहा। तो जब से ये रिलेशन खराब होना शुरू हुआ, जो ट्रूडो का जो भी स्टैंड है उसकी वजह से, तो शुरुआत में कुछ धमकियां मिलनी शुरू हो गई। और देखिए, भारत का सिविल एविएशन जो है वो बहुत सेंसिटिव है। आसपास जिस तरह के देश है, हमारे साथ जो जो कांड हुआ है, अभी आप कांधार विमान अपहरण का जिक्र कर रहे थे, जो कि भारत के विमान को कैसे आतंकियों के बदले छोड़ा गया था यात्रियों को, तो उस वजह से बहुत अलर्ट मोड में हमेशा रहता है। जरा भी धमकी आई तो तुरंत पहले तो विमान को उतार के उसका पूरी उसको सिक्योरिटी घेरे में लेके जांच की जाती है। तो कुछ शैतान लोगों को ऐसा लगा जो अपने ही देश में मौजूद है कि वाह, ये तो सरकार को या देश को परेशान करने का आसान तरीका है। अब क्या हुआ, भारत में बैठे कुछ बदमाश किस्म के लोग, असामाजिक तत्व, उन्होंने जगह जगह कहीं सोशल मीडिया से, कहीं मेल करके, कहीं फैक्स करके धमकियां भेजनी शुरू कर दी। जो भारत जो दूसरा चरण शुरू हुआ, जो शुरुआत में कनाडा वाला था, उसको बाद जो अब जो हो रहा है ना, वो उसको मैं एक लाइन में कहूं तो ये जैसे ट्रेन जिहाद का आपने नाम सुना था ना, अब इसे विमान जिहाद कह सकते हैं। इनकी हैसियत नहीं कि विमान में सवारी कर सके, ये सड़कों किनारे बैठ के कहीं पंचर कर रहे हैं, ट्रेन के ट्रैक का फिश प्लेट खोल रहे हैं। लेकिन इन्हें एक बात समझ में आ गया कि ये धमकी देने से सरकार परेशान होती है और बहुत सारे यात्री परेशान होते हैं। तो उनके जिंदगी का तो मकसद ही है परेशानी। दुनिया में तो वो आए ही हैं कि जन्नत को प्राप्त करने के लिए यहां धरती को नरक बना के रखें। तो कुछ उस तरह के लोग भी पकड़े गए हैं। 2 लोग पकड़े गए हैं अभी यहाँ जी, कोची से पकड़े गए हैं और एक जगह से और से ये 2 लोग पकड़े गए हैं। लेकिन आज जो हम चर्चा करें पंकज जी, अगर एक घरेलू फ्लाइट को रीचेक करना पड़ता है, घरेलू फ्लाइट को धमकी मिलती है, उसे रीचेक करना पड़ता है, रीशेड्यूल करना पड़ता है, तकरीबन 3.5 घंटे का वक्त लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, स्टाफ का खर्चा, गेस्ट का खर्चा,
एक घरेलू फ्लाइट की बात करूं तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए, और इंटरनेशनल फ्लाइट की अगर बात करें तो तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। पिछले 9 दिनों में 600 करोड़ का नुकसान हम झेल चुके हैं, जिसका असर भी अब एयरलाइंस की जो इकोनॉमी है उस पर दिखना शुरू हो गया है। तो मैंने तो पता है ना कि इनका मकसद ही है भारत को नुकसान पहुंचाना। हाँ। कि कैसे भी करके अगर एक फोन कॉल से, एक मेल करने से, एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से अगर भारत को, भारतीयों को, भारत सरकार को नुकसान पहुंच रहा है तो ये करेंगे, क्योंकि ये विमान जिहाद अच्छा, अगली ये कड़ी पकड़े है। कैसे जाएंगे? क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़िया है हमारे पास, और जो मेटा पे लिखते हैं, मतलब फेसबुक पर लिखते हैं, ट्विटर पर लिखकर धमकी देते हैं, तो हमारे देश से जानकारी भी मांगी गई है, जुकरबर्ग से मांगी गई है, एलन मस्क से भी मांगी गई है कि कौन वो लोग थे, इनकी जानकारियां भैया हमें दीजिए। तो क्या वो लोग जानकारी हमें देंगे? नहीं, पकड़े तो सब जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। लेकिन कुछ तकनीक ऐसी होती है ना, जैसे मेल से धमकी देना, तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो फेक नाम से, फेक जगह से, फेक और किससे करवा भी सकता है, मल्टी लोकेशन वो बदलते रहते हैं अपना। तो मेल वाला थोड़ा परेशानी है, लेकिन वो जो सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन सब से धमकी अगर दे रहे हैं, देखिए 2 कैटेगरी के, एक है सीरियस धमकी, जो कि उनकी भी तकनीक बहुत अच्छी है, वो विदेशों से धमकियां आ रही हैं, उन्हें हम सीरियस कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरा है उनकी देखा देखी डोमेस्टिक धमकी। ये कुछ ऐसे लोग हैं, बंदिमाग, समाज में विकृत लोग हैं, उन्हें बस मजा आ रहा है, नुकसान हो रहा है देश को, बस वो एक गजवाए हिंद बोल दीजिए, विमान जिहाद बोल लीजिए, उसके इन्फ्लुएंस में आकर कि बस उन्होंने खबर पढ़ ली कि विमान अपहरण की धमकी मिली है, सारे यात्री परेशान, विमान डिले हो गया, इनको आ गया मजा, और इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। तो ये तो सबसे पहले पकड़े जाएंगे। ये जो अपने डोमेस्टिक जाहिल जो हैं, वो जो सीरियस वाले हैं, उनको पकड़ने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, क्योंकि वो वेल ट्रेंड है, उनके पास भी टेक्नोलॉजी है। लेकिन देखिए, भारत सरकार और इसकी एजेंसियां सक्षम हैं। ये कुछ दिनों तक चलता है, बदमाशी कुछ भी है ना, वो थोड़े दिनों तक चलती है। जैसे कि कुछ दिनों तक पूरा ट्रेन को परेशान किए रहा, फिर उससे पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, जैसे मुंबई ट्रेन में टिफिन में बम रख के भाग जाना, बसों में बम लगा देना, बाजारों में खिलौनों में बम लगा देना, डस्टबिन में लगा देना, मंदिरों में बम रख के भाग जाना, ये सब बदमाशियां चलते रहती है उनकी, क्योंकि उनके जीवन का तो मकसद ही है ना यहाँ परेशानी। जब तक यहाँ ये जहालत नहीं रहेगी तब तक वहां जन्नत मिलेगा कैसे? ठीक है, दर्शकों के लिए एक जानकारी मैं दे दूं कि हिंदुस्तान, भारत फिलहाल डोमेस्टिक फ्लाइट्स के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। आप देख सकते हैं कितनी तेजी से हमारी जो सिविल एविएशन की जो इकोनॉमी है वो कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। हमसे आगे पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन, और तीसरे नंबर पर हम आते हैं। तकरीबन 15% यात्री हमारे आज फ्लाइट में सफर करते हैं। जिस तरीके से किराया कम किया गया, मध्यम वर्ग को जोड़ा गया, 2014 तक हमारे यहां सिर्फ 74 मतलब 74 एयरपोर्ट्स हुआ करते थे, लेकिन 2024 तक इनकी संख्या 157 हो गई, और 2047 तक इन्हें 400 पार ले जाने का हमारा देश ने लक्ष्य रखा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम विकास कर रहे हैं, वो हमारे पड़ोसी को, अगर सीधा पाकिस्तान का नाम लूं पंकज जी, गलत तो नहीं होगा, उसे पसंद नहीं आ रहा है। कुछ पाकिस्तान डायरेक्ट हो या नहीं हो, लेकिन पाकिस्तान मेंटलिटी का नाम ले सकते हैं, इसमें पाकिस्तान मेंटलिटी बोलूंगा। वैसे लोग भारत में भी हैं, पाकिस्तान में भी हो, लाहौर में भी हो सकते हैं, कराची में भी हो सकते हैं, दुबई में भी बैठे हो सकते हैं, वो आपके लखनऊ में भी हो सकते हैं, वो हैदराबाद में भी हो सकते हैं। जहनियत एक ही है, देशों की बाउंड्री अलग अलग है, लेकिन उनकी सोच यही है कि कैसे भी इस देश का, इस दुनिया का विकास अवरुद्ध किया जाए ताकि उनको मजा आ जाए। बिल्कुल, क्योंकि उनका मकसद पता है क्या है, मैं आपको एक लाइन बताता हूं। उनको चाहिए हर जगह शरीयत जी, और इसकी तलाश में वो शरीयत वाले देशों को छोड़ छोड़कर वैसे देशों में जाते हैं जहां शरीयत नहीं है, जहां लोग प्रोग्रेसिव हैं, बहुत डेवलप कर रहे हैं। जैसे वो फ्रांस पहुंच गए, वो ब्रिटेन पहुंच गए, वो स्पेन तक दाखिल हो चुके हैं। अगर आपको शरीयत, इस्लामी कानून और उसके सोच पे इतना ही भरोसा था तो अफगानिस्तान क्या बुरा था, वहां क्यों नहीं रहते? ये नावों में सवार होकर, जहाजों में भर भर के वैसे जगहों पे जा रहा है जहां के लोगों ने धरती को ही जन्नत बना के रखा है। यही वो सारी फैसिलिटी दी जो इनकी सोच में एक जन्नत की फैसिलिटी हो सकती है। इन्होंने कहा कि अरे यहां जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो फिर बम बांध के मरेगा कौन? आखिर तो वही ना, जब कसाब पकड़ा गया था तो उसने पूछा था कि क्या कह के आपको मोटिवेट करते थे? उन्होंने कहा था कि कसाब को उसके आकाओं ने यह समझाया था कि जन्नत में भरपेट बिरयानी मिलती है। अब उस बेचारे गरीब को आज तक बिरयानी नसीब नहीं थी तो मर गया।
अगर उसको अपने ही देश में भरपेट बिरयानी नसीब होती तो वो काहे आता मरने के लिए। तो इनका मकसद है जहालत पैदा करके जहन्नुम यहीं को बनाकर रखना, ताकि इस बात के लिए लोग मोटिवेट हो सके कि मरने के बाद उनको जन्नत मिल जाएगा। अगर यही सारी जन्नत की फैसिलिटी आ जाएगी तो फिर कौन बाजारों में ना कोई बम लगाएगा, ना शरीर में बेल्ट बांध के मरेगा, ना कोई ये करेगा। जिसे मैं बार बार बोलता हूं कि तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई ट्रेनों में एक्सीडेंट करा रहा है, कोई विमान अपहरण की धमकी दे रहा है, कोई बाजारों में बम रख रहा है, कोई ऐसी भीड़ भरे बाजार में गोलियां बरसा रहा है। तरीका अलग अलग हो सकता है, जहनियत एक ही है, सोच एक है। बिल्कुल। और सोच यह है कि किसी तरह मानव जाति को परेशान करके रखना। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ फैक्ट्स और इस मामले के मैं आपको बता दूं कि 10 लाख यात्री रोज आज हिंदुस्तान के हवाई जहाज से सफर करते हैं। 376 मिलियन लोग एक साल में सफर करते हैं और इसे बिलियंस में ले जाने का हमारा जो है आंकड़ा है। सुरक्षा के नजरिए से भी हिंदुस्तान लगातार काम कर रहा है। 4 एक्शन लिए गए सरकार की तरफ से। सीआरपीएफ के जो मार्शल तैनात होते हैं उनकी संख्या दोगुनी कर दी गई है और ट्विटर से, आपके फेसबुक से जानकारी मांगी गई है कौन लोग हैं, किन लोगों की तरफ से ये धमकियां दी गई हैं। और जो एयरलाइंस के सीईओज हैं उनकी तरफ से बैठक की गई है कि आप भी पुख्ता तरीके से इंतजामात करिए। डीजीसीए का जो प्रमुख है उन्हें हटा दिया गया या फिर कहें कि दूसरी जगह पर उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। मुंबई और कोची से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और इन 2 लोगों के बिना पर और लोगों को भी अरेस्ट किया जाएगा या फिर पता लगेगा कि यही लोग थे या फिर और भी लोग हैं जो ये साजिश कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बाकी जो भी कुछ इस मामले में अपडेट होगा एनएमएफ न्यूज वो आप तक पहुंचाता रहेगा। पंकज जी एक बार फिर आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।